बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम सह पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट में, अब उस पर फैसला हो गया है। पीटीआई से फिर बल्ला वापस ले लिया गया है, जिस पर चेयरमैन पीटीआई गौर खान का कहना है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अलबत्ता हम इलेक्शन हर सूरत में लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे बी टीम से ही क्यों ना लड़ना पड़े, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट नहीं करेगी। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क में लाडलेपन पर। माजी गवाह है कि अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, बड़े शाहाना अंदाज से आती हैं और उनकी से पूरी कौम देखती है। लेकिन होता यूँ है कि इक़्तिदार के 3 साल गुजरने के बाद फिर वो माइनस होती रहती हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? या तो मुस्तकिल ये लाडलापन चलता रहे ताकि कौम का भी भला हो, इदारों का भी भला हो, मुल्क में तामीर और तरक्की का सफ़र भी चलता रहे। इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब JUI के रहनुमाओं के पास गए, ताज़ियतें भी की। ये सिलसिला तो जारी है, यही इलेक्शन का महवर है, गठजोड़ जारी है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टियां सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेहाद कर रही हैं, ये किस कदर सूदमंद होगा, तमाम चीज़ों में बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक KG से है, कराची ग्रैंड अलाइंस से है। यूसुफ इमाम साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया यूसुफ इमाम साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ PMLN का मौक़िफ़ देंगे आप सीनियर सियासतदान हैं सैयद निसार शाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। फ़ोन कॉल पे भी हमें ज्वाइन करेंगे आप PTI के मरकज़ी रहनुमा अब्दुल समद याकूब साहब इस्लामाबाद से। स्टार्ट करते हैं सर यूसुफ इमाम साहब, मुल्क में लाडलेपन से आगाज़ करते फिर हम आते हैं दीगर स्टोरीज़ पर। आपने देखा होगा बानी PTI पॉलिटिकल पार्टियों का एतराज़ था इलेक्शन पर भी, 18 के इलेक्शन पर, जी RTS जाम हो गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई, लेकिन फिर वो उन्होंने हुकूमत चलाई। फिर 3 साल बाद वो उनका ग्राफ इदारों की नज़र में गिरते 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 आज वो अडियाला में बैठे हुए हैं। देखिए मैं बात ये कि और फिर नवाज शरीफ साहब, फिर बानी MQM में, आपको पता है सब ये क्यों होता है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये सिलसिला तो ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में चलता रहा है और मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है। और ये लाडलापन जो है पिछले टर्नओवर में कोई और था, अब कोई और है। अभी भी जो कि इलेक्शन सेल जिस तरीके से स्क्रूटनी कर रहा है, आज़ाद उम्मीदवारों को भी बाहर कर दिया गया है ज़्यादातर अक्सरियत, और इसी तरह से पॉलिटिकल वो पार्टी जो पसंदीदा नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्शन, फेयर इलेक्शन तो इसको नहीं कह सकते, प्री पोल रिगिंग तो ये स्टार्ट से ही हो गई। तो बुनियादी तौर पे जब तक अगर फेयर इलेक्शन नहीं होगा, मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा और ये कौम जो है इसी तरह रुलती रहेगी। ये सिलसिला जो है अब ख़त्म होना चाहिए। गलती किसकी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक़्तिदार का शहद इतना मीठा है कि जो इस पर बैठता है वो शहद खा के, और जब ये शहद ख़त्म होने वाली होती है तो फिर वो इदारों को आंखें दिखाता है कि अगली बार भी फिर मुझे बैठाना है आपने। बात तो बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, पॉलिटिकल लोग जो हैं, वो खुद शहद के लज्जत को चाटने के लिए वो इतना चिमट जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारा पिछला अगला टाइम भी आने वाला है जिसमें हम भी उसी प्रोसेस से गुजरेंगे जो अब गुजर रहे हैं। और फिर इस ताकत के नशे में ना देखते हैं चादर चार दीवारी, और ना ये पता होता है कि कल फिर हमने ये फेस करना है। ये क्यों? आज जो हो रहा है कल फिर किसी की हुकूमत होगी, कल फिर वो बोलेगा आज मैं हूं इक़्तिदार में, अब मैंने यूसुफ इमाम को नहीं छोड़ना, और इनको तो छोड़ें, इनकी फैमिली को भी तंग करना है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ का बड़ापन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस तरफ से आवाज़ आती है कि करो? नहीं, बात यह है कि बुनियादी तौर पे होता क्या है, होता ये चला आ रहा है कि हर टर्नओवर के बाद उसमें एक्सट्रीमिस्ट जो है ना मज़ीद बढ़ जाते हैं, और मज़ीद जो है इसके अंदर अब तो बेइंतहा हो गई है कि जो ख़वातीन के साथ जो हर मामलात चल रहे हैं और ख़वातीन की बेरुमती की जा रही है, ख़वातीन के साथ जिस तरीके से रवैया पेश किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल, यानी पॉलिटिशियन तो रहे नहीं। अब तो सच्ची बात है, ये वो अखाड़े में आ गए कि जो चीज़ हाथ लग जाए, वो स्नैचर जो होते हैं, रोड स्ट्रीट क्राइम करने वाले, ये बिल्कुल वही स्टाइल हो गया हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, कि जब मौका लग जाए लूटो और निकलो। वो हमारे चौधरी शुजात साहब का वो है लूटो और फूटो वाली बात, और वो वाकई यही है सिलसिला कि इस वक्त जो है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो कोई
पब्लिक के लिए, आवाम के लिए कोई सोच नहीं है। कोई ये नहीं सोचते कि मुल्क में माशी इस्तेकाम पैदा करें कि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। आज मुल्क हमारा पीछे की तरफ जा रहा है, दूसरे दीगर तमाम ममालिक जो है आगे की तरफ जाते हैं, हम उतना ही पीछे, उसके डबल हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे मुल्क में वही एनर्जी क्राइसिस, हर तरीके की माशी बदहाली, नौकरियों का मसला। अब आप कराची को ले लें, कराची में आज कराची में तसव्वुर नहीं है कराची के नौजवान के लिए नौकरी, कराची में तसव्वुर नहीं है कराची के नौजवान की नौकरी। ये कौन करेगा? ये सब सब्ज बाग दिखाते हैं कि जी हम कराची के लिए कर रहे हैं, हम ये आएंगे, हम पाकिस्तान के लिए कर देंगे, हम ये कर देंगे। आज ये कोई बता दे, जवाब दे दे कोई कि एक नौकरी कराची के नौजवान को, चपरासी की नौकरी भी फ्री में मिल जाए, मेरिट पे मिल जाए, कोई है उम्मीद? आप बताइए। नहीं तो कराची के लोगों ने जिनको मैंडेट दिया वो उनसे पूछे। इसमें सब शामिल है ना, इस हमाम में सब शामिल है। ये तो मैं किसी एक को मुझे इल्जाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये बात करने जा रहा हूं कि भाई आप ये सोचें कि आज हम किस डगर पे जा रहे हैं। तो जब तक कराची माशी हब है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और ये अयाशियां दीगर शहरों में इसकी मुंतकिल होती है फाइनेंशियल, लेकिन कराची के लिए कोई सोच नहीं है। कोई सोच नहीं। अल्टीमेटली ये जो है ना एकदम कोलैप्स होगा मामला। ठीक है, अच्छा ना ऐसा ना करें। चले शाह साहब, ये लाडलेपन का तस्वुर अब आप पर भी उंगलियां हैं, क्योंकि आपको जो शाहाना प्रोटोकॉल दिए गए, आप पे इल्ज़ाम है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को तो मच्छर ने भी नहीं काटा, वो कहा यह जा रहा था कि वो रूपोश हैं, वो आके जेल में चले जाएंगे। इसाक डार का जहाज़ भी लैंड हुआ और आते ही वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो कुछ तो है। कल फिर इन नशिस्तों से आपने वापस आना है। आपको याद होगा पीटीआई का अदवार पकड़ धकड़ दी, तो आज फिर वो करे, कल फिर आपने। तो ये बारी बारी अब ख़त्म हो जाए। या तो आप कहें भाई मैंने बदले की सियासत को ख़त्म किया, रिवेंज पॉलिटिक्स ख़त्म, अब मुल्क की तामीर तरक्की होगी, आए सब बैठे मुल्क की तरक्की और तामीर पर। तो आप ही शुरुआत कर लें, बड़े भाई बन जाएं, वैसे ही पंजाब बड़ा भाई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साजिद से। देखिए, आपने लाडले की बात की, तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 93 में अगर वो लाडले होते तो उनकी हुकूमत नहीं ख़त्म होती। उसके बाद उनको बाहर रखा गया, और उसके बाद 97 में जब वो आए बारी अक्सरियत से अवाम में गए, अवाम में आए। 99 में उनका साथ क्या हुआ? वो लाडले थे क्या? उसके बाद 2013 में कितना बड़ा गैप है आपका। आप देखें ना, आप लाडली की बात करते हैं तो 2013 और 99 के दरमियान कितना गैप है। फिर उसके बाद तो माफिया तलाफियां लग जाती है ना, सुनिएगा ना, आपने तो शायद आप आंखें दिखाते हैं तो फिर आपको थोड़ा छुट्टी दी जाती है। आपने तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कितने इलेक्शनों से बाहर रखा, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए कभी भी किसी का गेट नहीं तोड़ा। हमने किसी इदारे के गेट पे जाके हमला नहीं किया, और हमने जनाब उसको एक्सेप्ट किया, और ये ज़रूर कहा, गिला किया कि ये नहीं होना चाहिए। और उस वक्त के तमाम पार्टियों के साथ मिल के हमने मिसाक़ जमहूरियत भी किया, और उसके ऊपर तमाम पार्टियों से हमने ये बात भी की कि देखें, आपने जमहूरियत को अगर फ़ाल करना है तो इसके लिए आप सबको एक होना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चोर दरवाजे से जिस तरीके से देखें ना, ये आप बात कर रहे हैं, तो ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है, कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, कि इस तमाम चीज़ों को फाइट ही मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है। आप बताएं ना, इसके अलावा किसने किया? ये देखें ना, आप बात कर रहे हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से अगर लड़ाई थी तो वो किसकी थी और किस बात भी थी? कोई ज़ाती काम भी थी या कोई ज़ाती मामलात भी थी? ये इस मुल्क की बात थी कि इस मुल्क में जमहूरी तरीके से जो भी बंदा अगर अवाम के ज़रिए आता है तो उसको हुकूमत करनी चाहिए, और उसको हुकूमत को उसको मौका मिलना चाहिए। और इस मुल्क का तकदीर को बदलने के लिए भी आपको लंगड़ी लूड़ी जमहूरियत थी डिक्टेटर से बेहतर है। तो इसका तो हमारा नारा ये था। आप बताएं ना, 3 हुकूमतें गिराने के बाद आज आप हमें कह रहे हैं कि जी लाडले, हम 3 हुकूमतें गिरा के और उसके बाद आज लाडले बने, तो वो 3 हुकूमतें हमने पिछले और जो तकालीफ उठाई, आप देखें ना, अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी देना। आज मेरे भाई ने कहा ना, लेडीज की जो बात की, तो मरीम नवाज साहिबा को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, और कराची एयरपोर्ट पे जो कुलसूम नवाज साहब का
अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, उसकी गाड़ी को किस तरीके से क्रेन से उठाया गया ठीक था। है। अब इस इलेक्शन जीतने के बाद क्या सुनिएगा पता ना, आप मौजूदा और जनरल जेल आसिम में साहब को मरीम आंखें नवाज दिखाएं। साहब के साथ जो जिस तरीके से उसकी मतलब वो की चलें। गई, देखिए ये आपको आज आपको याद आ रहा है या आज ये बातें कर रहे हैं, ये बातें हमारे पार्टी हमारी जमात पहले भी कर चुकी है और हमारे ये कुर्बानियां हमने दी हैं। देखिए ना हमारे साथ जो 18 में हुआ, मैं शाह साहब एक कॉल ले लूं ना, एक कॉल ले लूं फिर हम कंटिन्यू लेकिन करते हैं। आप कॉल तो ले, जरूर ले, लेकिन मेरा मौकफ भी तो ले ना। मैं लूंगा ना आपके आप मौक़िफ़। लाडलापन आप- की बात कर रहे हैं, आप तो लेंगे लाडले मौक़िफ़, जो आप होते तो हैं ना, लाडले हैं, चले। देखिए मैं आप आपसे मौक़िफ़ जो लूंगा, जी। लाडले होते हैं ना, लाडले होते हैं वो कि नजर भी नहीं आते हैं। अच्छा। वो कभी नजर नहीं आते। वो आप बताए ना, लाडले जो आते थे अमेरिका से, उसके पासपोर्ट जो एयरपोर्ट पे बनाया जाता था और उनका एयरपोर्ट पे बनाया जाता था, वो ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं है, ये इस पाकिस्तान के हैं, इस मिट्टी के हैं, उसका सब कुछ इस पाकिस्तान में है। चले ठीक है, मैं लेता हूँ आपको। निसार साहब ने ज्वाइन किया, सॉरी सलीम जमाली साहब ने ज्वाइन किया है दादू से, पॉलिटिकल लाइन से। बहुत शुक्रिया सर। सलीम साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। सर बताएं सिंध के दीगर शहरों में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल गठजोड़ हो रहे हैं, कौन सा इत्तेहाद ये जो बन रहा है, ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को कितना टफ टाइम देगा? बज़ाहिर तो ये लगता है ये इत्तेहाद बनते ही है पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए। सर बात दरअसल ये है कि मुल्क की सूरत हाल से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि मुल्क में क्या हो रहा है। कोई ये ना कहे कि हमें मौका नहीं मिला, सबको मौका मिला है। और सोचना ये है कि मुल्क जो है तबाह हो गया है, हम कहाँ खड़े हैं। और कभी ये नहीं सोचा हमने कि जिस तरह हालात जा रहे हैं कल क्या होने वाला है। तो जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो हम भी पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं और आज के से नहीं बहुत दिनों से सालों से पीपल्स पार्टी के साथ ही हमारा कैंडिडेट भी जो है यहाँ पे रफीक जमाली साहब है, वो हमारे कैंडिडेट है 235 के दादी जो ही में। तो गठजोड़ का जहां तक ताल्लुक है तो अब क्या करें, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से सिंध की अवाम मुतमईन नजर आती है, फिर ठप्पा जो है तीर पे लगेगा, ऐसा ही है? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हालात कुछ बदल गए हैं। लेकिन 2010 में जो सैलाब आया था उसमें भी जो तबाहकारियां हुई वो तो सबको पता है और खासकर आप मीडिया को भी ज्यादा पता होगा। नहीं, अभी जो सैलाब आया था सर, बहुत सारे शहर डूब गए, जो ही आपका डूब गया। और 2022 में जो है वो भी सारे हमारे जो 3 तहसील थे, मेहर, जोही और दादू, हाँ। वो तीनों वो भी डूब गए। प्रेमशाह, मेहर, दादू और अपना जोही। आप उसी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं जो डूबा था? और उसमें देखो हमारे अपने पीपल्स पार्टी के उनके भी देखो अपने से शिकायतें होती तो शिकायतें है। जहां तक जो लोगों का है तो रुझान था या लोगों को जो उम्मीद थी वापस वो पूरी हुई नहीं। और अब उनको भी काफी मौका मिला, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, आए थे, जीते भी वादे थे। अब जतोई हर साल की जतोई बिरादरान, सलीम साहब जतोई बिरादरान जतोई बिरादरान तो अपने गठजोड़ में लगे हुए हैं। वो तो हर इलेक्शन में अपने जो है अपने कैंडिडेट वगैरह अपने हिसाब से रखते हैं। और खुद भी दादू 235 में वो भी अपना बेटा करीम जतोई उसको खड़ा कर देते हैं, वो भी अपने गठजोड़ में है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ तब्दील है, कुछ चेंजेस आई है लोगों में। लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ किए वादे हैं या जो हमें फैसिलिटियां देनी थी गवर्नमेंट ने या इन लोगों ने वो हमें मिली नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। एक समझो के रुझान है पीपल्स पार्टी, फिर भी मुझे लग रहा है कि जीत जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया सलीम साहब ने हमें मौक़िफ़ दिया। सिंध के इंटीरियर सिंध के दीगर अजला में जो गठजोड़ का सिलसिला जारी है। सर देखें, आपको ही मौका दे रहा हूँ, कल ये ना हो कि फिर वो कहते हैं ना हुकूमत आपकी आ जाए और मुझे नौकरी से हाथ धोने पड़े और आप कहें कि ये बंदा होता था जो टाइम नहीं देता था। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि हम लाडले, आपने कहा नहीं है, तो आसिम मुनीर साहब चले जाएंगे, फिर एक और साहब आएंगे, फिर आप उसको आंखें दिखाएंगे, टार्जन बनेंगे और फिर वो ऐसे उठा के आपको ऐसे फेंक देगा। ये सिलसिला कब रुकेगा? देखिए, हमने जमहूरियत के लिए हम यकीन रखते हैं जमहूरियत, उसके लिए हमें जिससे भी लड़ना होगा तो उससे हम गुरेज नहीं करेंगे इस आवाम के लिए। अगर ये जमहूरियत से वैसे यकीन कब से है आपको? क्योंकि आप पे कई इल्जाम है कि जनरल ज़िया-उल हक आपके सियासी किबला हुआ करते थे, वो तो जमहूरी लीडर नहीं थे। देखें ना, अब मैं बताऊं आपको, हमारे मोहतरम जमात के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब ने जब भी अपने जमात के कायद बने हैं या पार्टी के सदर बने हैं
तो उन्होंने जो फैसले किए, अब जो उनके वहाँ ना ले जाए ना, जिस टाइम पे वो अगर किसी पार्टी में या उससे पहले पाकिस्तान के बहुत, जब से वो जमात बेनज़ीर साहिबा की देखें ना, हुकूमत गिरवाने के देखें लिए ना, आप लाडले बने और कई बार नहीं नहीं, हुकूमत कोई ने नहीं, गिरवाई, कोई इल्जाम भी आप पर है। कोई लाडले नहीं बने, कोई लाडले नहीं बने। मैं बताऊं, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उसके बाद अगर वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उस वक्त नून नहीं थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, जिसका वो बाकायदा उन्होंने अभी पीटीआई कह रही है कि अभी का लाडलापन आपका ये था कि आपने लंदन प्लान का ये हिस्सा था कि पीटीआई हुकूमत गिराओ, बानी पीटीआई को जेल में डालो, बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से हटाओ, तो बादशाह सलामत आएंगे। सब तो पूरा हो गया। हमारा मुतालबा ये था कि इदारों को अपने दायरे में काम करना चाहिए। हमारा मुतालबा आज भी वही है। अच्छा। और हमने ये कहा था कि इदारों को अपने मामलात जो है ना, अपने मामलात सियासी नहीं होने चाहिए। अच्छा। हमारा मुतालबा आज भी वही है। इस वक्त तारीख में फिर आप लाडले बन चुके हैं। हम यकीन से ये बात कर रहे हैं कि जब बाजवा साहब ने खुद तकरीर करके ये कहा था कि हमने ये किया था और हम इससे बाहर जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी मैं आपको रोकूंगा। इस्लामाबाद से में ज्वाइन किया है पीटीआई के मरकजी रहनुमा अब्दुल समद याकूब साहब ने। याकूब साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। समद साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक प्लेटफॉर्म रह गया है जिसका आप दरवाजा बजाएंगे। ये आपसे फिर बल्ला वापस ले लिया, क्या कहेंगे? और अगर अल्लाह ना करे सुप्रीम कोर्ट भी इसी पर फैसले पर कायम रहता है, तो फिर क्या तस्वुर किया जाए पीटीआई के लोग आजाद हिस्सा लेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे आपको कोई रिलीफ या रिमेडी जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम है रहते हुए, आज अगर जो कार्रवाई थी, अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्डिंग के हवाले से बात की, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं मौजूद था उस सारी कार्रवाई के दौरान में कोर्ट नंबर 1 में। तो एक पॉलिटिकल एंटिटी जो होती है उसके पास या एक एहतजाज का रास्ता होता है या एक कानून का दरवाजा खटखटाने का। अब बल्ला अगर वापस ले लिया तो ये बल्ला किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाती नहीं है। ये एक ऐसी जो बल्ला या कोई और सिंबल कह लें, कोई भी सिंबल कह लें, शेर कह लें, तीर कह लें, ये उस नाख्वाइंदा जो हमारी मेजोरिटी है उसका ये बुनियादी इस्तेहकाक है कि अगर आप बैलेट के ऊपर अपना नाम या समझ याकूब लिखेंगे तो जो नाख्वाइंदा आदमी है जो नहीं पढ़ सकता, अच्छा, तो वो उसका बुनियादी हक है कि उसको एक सिंबल के तौर पे उसने वोट किसको देना है। अगर उसने वोट तरीके इंसाफ को इमरान खान को देना है तो उसके माइंड में एक माइंड सेट है कि जी बल्ला जो है वो तरीके इंसाफ की पहचान बन गया है, तीर जो है वो पीपी की पहचान है और शेर जो है वो। तो बल्ला वापस लेने से आप जो उसका बुनियादी इस्तेहकाक है वोट का, वो आप उसको वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं कि अगर आप हमें आजाद दे देंगे कि किसी को ट्रक दे दें, टैंक दे दें, जीप दे दें, गड़ा दे दें, तो क्या ये उसके बुनियादी हक से इनराफ नहीं है? क्या आप ये उसको जो एक बुनियादी वोटर है जो बेचारा 5 साल बाद हक के राय दही इस्तेमाल करना चाहता है, सही, तो आप तो उसके एक फंडामेंटल राइट के ऊपर डाका डाल रहे हैं ना। आप एक पॉलिटिकली एक पार्टी को सिर्फ इस्तेमाइज नहीं कर रहे। आपके इस वक्त 2024 में 76 मुल्कों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर 76 मुल्कों में जो इलेक्शन है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड या उसमें सारा कुछ जो है वो मुयस्सर है, हत्ता कि आपका जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, भारत, वहां पे भी जो है इलेक्शन होने जा रहा है 2024 में, रशिया में, अमेरिका में, तो क्या वहां पे भी ये मसाइल जो है ज़रे और हैं या वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए? अच्छा, अब्दुल समद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक कुछ दिन पहले सिलसिला चला था मुस्तरद पूरे मुल्क से कागजात नामजद की मुस्तरद, फिर अदालतों की तरफ रुख किया गया। उस पर कितने आप पुरुमीद है कि आपके लोगों के साथ ये हुआ है या कि मुल्क भर में ये सिलसिला चला है? देखिए, कागजात नामजदगी मुस्तरद करना तो आरओ के पास जो लामहदूद अख्तियारात आपने उनको इवन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर भी दे दिए हैं। हमें एतराज ना होता अगर तो वो दूसरी पार्टीज के कैंडिडेट्स के भी नामजदगी जो थे कागजात नामजदगी मुस्तरद होते, लेकिन अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ तमाम पीटीआई के लोगों के आपने मुस्तरद करने हैं
तो क्या मेरा ये हक नहीं पहुंचता कि मैं ये इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाऊं कि आपको क्या सिर्फ पीटीआई के ही लोगों से कागजात छीनने हैं? क्या आपको पीटीआई के अगर वंस इट इज सबमिटेड तो आपने उन्हीं के रिजेक्ट करने हैं? और अगर वो अपील के लिए जाता है तो क्या आपने उससे पूछ के उसका जो शनाख्त है वो लेके आपने पुलिस के जरिए उसको हाईकोर्ट में एंटर नहीं होने देना उस प्रेमिसेस में? तो ये इस सब का रोना जो है वो हम किसके पास लेके गए? और आज अगर चीफ जस्टिस साहब ने लतीफ खोसा साहब को वो पेज नंबर 12 ना पढ़ने दिया होता तो शायद वो आज उन्होंने नोटिस भी जारी ना किए होते, क्योंकि उनका मुंह तो नहीं लग रहा था कि किसी को नोटिस कंटेंट के या रिपोर्ट लेने के। वो तो जब इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो पंजाब इलेक्शन कमिश्नर जो था, उसने ये कहा कि ये बेज़ाब्तगियां और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा, तो तब जाके जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने मंडे का नोटिस रिपोर्ट उन्होंने तलब की। तो अगर आपने एक पार्टी को दीवार से ही लगाना है, इलेक्शन का मकसद होता है इंक्लूसिविटी। अगर आपने कोई एक्सक्लूसिव किसी को आपने इस तरीके से प्री पोल रिगिंग के जरिए लाना है तो फिर कोई शाही फरमान आप जारी कर दें, उसको बादशाह सलामत डिक्लेयर कर दें और उसको कहें कि जी आप आए और बैठ जाएं तख्त के ऊपर, ताजपोशी हम आपकी कर देते हैं। समझ साहब, एक लास्ट में आपसे सवाल, लेकिन नून लीग की कयादत इस वक्त आपको पता है पूरी मीडिया के तीर निश्तर उन पर भी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लाडले नहीं है, हमने तो कई मरतबा अपनी हुकूमतें जाया की हैं गलत पॉलिसीज की वजह से। जिस तरह आपने भी उनको कहा बादशाह सलामत, नून लीग की तरफ ही गालबन आपका इशारा था, तो फिर क्या वाकई सारी चीजें घड़ दी गई हैं? वो कहते हैं ना जी अब वक्त पूरा हो गया, सब चीजें प्लान हो चुकी हैं, बस अब 8 फेब के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी के कोई वजीर आजम हलफ उठा के बन जाएंगे, ऐसा ही हो चुका है सब कुछ? देखिए, ये बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि पॉलिटिशियन जो होता है वो हमेशा इस्तेमाल होता है। अगर यही वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाला शख्स आज भी अगर उस हकीकी मानों में वोट को इज्जत दो के साथ खड़ा होता तो शायद ग्राउंड के ऊपर ये सिचुएशन ना होती। शायद जो है आप लोग भी इस्तेमाल हुए थे। देखिए, जो पाकिस्तान हम लोग जहां पे आप इस्तेमाल करने की बात आप जहां पे इस्तेमाल करने की बात, और अगर आपका इंडिया 2018 का है तो मुताबिक बेशतर मैं आपको 40 उम्मीदवारों के नाम ऐसे दे सकता हूं जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो 5000 से कम की लिमिट से हमारे उम्मीदवार हारे। ठीक है। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेंगे? हाँ जी, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो सकता है आपका? देखिए, जमहूरियत में और सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं है। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी इख्तियार के साथ खड़ी रही है, और इस इलेक्शन में खास तौर पे अगर पीटीआई के हवाले से या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अगर किसी ने कोई आवाज बुलंद की है तो मैं उसका क्रेडिट जो है पीपल्स पार्टी को देना चाहूंगा। क्या बात। और ये माजी ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है जो इस वक्त लाइव है आप, ये भी एक तारीख बन गई। कल जब इक्तदार मिले तो पीपल्स पार्टी का ये आपको याद रहेगा या कि बोलेंगे नहीं ये जी आ जाए अब आप भी जरा? नहीं, देखिए जहां तक जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाज उठाई गई है, जो पीपल्स पार्टी के दोस्त या इवन उनकी लीडरशिप अगर इस बात के लिए या इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए या वो एक लाडले के लिए के खिलाफ अगर आवाज उठा रही है, तो जब नैरेटिव या जब एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर आपका वो सेम हो तो वहां पे कॉपरेशन, अगर आपने बात की इत्तेहाद की तो ये तो बहुत कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि हम क्या हो किसी इत्तेहाद में जाएंगे। चूंकि आप मरकजी रहनुमा हैं, बहुत सारी आपकी लीडरशिप स्क्रीन से लापता है, कई के सीनासी ब्लॉक हो गए, वो कहाँ है सर? देखिए, लीडरशिप को ये हम कोई मिलिटेंट लोग तो है नहीं, हमारी को ट्रेनिंग उस तरह से तो है नहीं कि हमने कभी कोई सिस्टम को डेयर या सिस्टम को या स्टेट को चैलेंज तो किया नहीं। अगर वो लोग बेचारे कि जिसको पता है कि जी अगर आज आप उठा लिए जाएंगे तो कल आपको जहांगीर तरीन का मफलर पहना दिया जाएगा, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। अच्छा। तो वो मासूम लोग हैं जो चाहते हैं कि जहां तक अंडरग्राउंड रह सकते हैं, जहां तक इज्जत जिस्मों जहां बचा के चलो, नजरें झुका के चलो, जहां तक हम अपने आप को कहीं पे छुपा रख सकते हैं तब तक हम महफूज हैं।
और अगर आज आप मुझे उठा के ले जाएंगे हाँ। मेरे तो फिर आप भले जहांगीर तरीन का वो मफलर पहनाएं। जमशेद दस्ती साहब भी रोते हुए नजर आए, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, ये क्या झूठ है? देखिए, जब तक किसी बात की कोई जामिया तहकीक ना हो जाए, हाँ, हाँ। तो उस वक्त तक उस इल्जाम की संगीनी का इदराक जो है वो उस नोयत का तो हम तयन जामिया तहकीक के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कि किसी के घर में घुसना या तोड़ फोड़ करना, ये तो एक आम रूटीन बन चुकी हुई है कि रियासत की तरफ से या निगरान हुकूमत की तरफ से ये प्रैक्टिसेस तो जारी है कि मेरे घर में घुस के आप तोड़ फोड़ कर दें और मेरी जो चार दीवारी का तकद्दस है उसको पामाल करें और मुझे आप ले जाएं और मुझे आप ऑप्शन दे दें कि मैं अगर तो नून लीग का या जहांगीर तरीन का मफलर पहन लूं तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, और अगर मैं वो पहनने से इनकार करता हूं तो फिर इसका मतलब है कि मैं कोई रियासत का दुश्मन हूं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद याकूब साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। यूसुफ इमाम साहब, बड़ी गंभीर सिचुएशन है, मैं चाहूँगा इस पर आप रोशनी डालते हुए जाएं कि आपने सुना कि मफलर की बात हुई कि अगर फलां पार्टी का पहन लो तो फिर आप गंगा नहाए। देखिए, मैं तो पहले अपने दोस्त निसार शाह साहब के पहले अच्छा। जवाब दूंगा कि वो अच्छा। बेसिकली हाँ। वो उन्होंने अपनी इनकी मेमोरी मेरे ख्याल से थोड़ा सा वीक है। इन्होंने कहा कि जी हमने किसी पे हमला नहीं किया, कभी किसी इदारे पे नहीं किया, तो वो सुप्रीम कोर्ट का हमला तो पूरी दुनिया को मालूम है, और उसके बाद वो एक कल्चर चल पड़ा। अच्छा। और उसके बाद अच्छा, उसके बानी ये है। अच्छा। जो ना करें। बानी तो ये। अच्छा। दूसरा इन्होंने कहा कि जी पासपोर्ट जो है एयरपोर्ट पे बनते रहे, तो ये तो पासपोर्ट तो उनको तो लाडले को तो वहाँ लंदन में बना के दिया गया, सफीर जो है एयरपोर्ट पे छोड़ने आया जबकि वो उस वक्त मुजरिम थे। तो ये मकसद ये वाजे तो नजर आ रहा है। अब इसको आदमी क्या है कि ये तो फिर जरदारी साहब ने कहा था डोमिसाइल का मसला है। कौन से डोमिसाइल का कहा था? जरदारी साहब को जब पकड़ा जा रहा था और नवाज शरीफ साहब जब बाहर चले गए थे, जी, जी, जी। तो साफियों ने कहा सर ये आप भी बाहर चले जाते, कहा नहीं मुझे जाने नहीं दिया गया, मेरा डोमिसाइल पंजाब का नहीं है। वो एक फीलिंग तो है, पूरे पाकिस्तान में फीलिंग है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा। ये फीलिंग तो है कि अब देखें आपके सामने ही एक चीज है कि वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो थंब इम्प्रेशन वही हो जाता है, बायोमेट्रिक वहां हो जाता है, एयरपोर्ट पे हो जाता है, और पासपोर्ट तो बहुत दूर की चीज है, पासपोर्ट तो उनको लंदन में मिल जाता है। साबिक वजीर आजम को ये प्रोटोकॉल ना मिले? नहीं, साबिक वजीर आजम एक ये बताएं कि आप पाकिस्तान की कोई अवाम का इस्तेकाक नहीं है उसका किसी का। एक रोटी अगर कोई चोरी कर ले तो वो तो बेचारा सड़ता रहता है, उसकी तो जमानतें भी नहीं होती, और एक के ऊपर अरबों रुपए का करप्शन का इल्जाम है, इल्जाम नहीं है, जुर्म साबित हो गया, सजा हो चुकी है, वो उसको जो है लाडला बना के लाया जाता है। बुनियादी तौर पे यहाँ दोहरा म्यार है, और ये जब तक दोहरा म्यार खत्म नहीं होगा पाकिस्तान कैसे खत्म होगा? सियासतदान ही करेंगे ना, सियासतदान खुद क्यों जाते हैं गेटों पर? तो यही गेट नंबर 4 जो है सब तलाश करते हैं, जहां अपनी मकासद होते हैं वहां जाते हैं। वो गेट नंबर 4 वाले कहते हैं हम थोड़ी जाते हैं, हम तो कहते हैं भाई नहीं आओ इधर, हमें सियासत से दूर करो। अब ये रोना धोना जो है आज से 2 साल पहले तक ये कर रहे थे, वही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आज वही एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हो गए। बताएं। तो बात ये है कि वो जहां बात ऐसा तो नहीं है कि ये सियासतदान हजरात, क्या पता मैं गलत हूं, एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते हैं? अब देखिए बात ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करें या अपना एक होता है ना, बच्चा कहता है ये मुझे दो वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मुझे इक्तदार दो वरना मैं मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लाने दूंगा। बात तो सारी यही है, नजर तो आती है ना कि ये सारे मामला तो चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन बात, और इस वक्त सबसे बदजिद कौन है, कौन जिद्दी बच्चा है? जिद्दी बच्चा तो अभी तो जाहिर है जिद्दी बच्चा नहीं, लाडला बच्चा कहेंगे, जिद्दी बच्चा अच्छा, नहीं कहेंगे। बिलावल साहब भी तो कह रहे हैं ना सर। नहीं, वो तो इतना रेजिस्ट अच्छा, नहीं कर रहे। नहीं वो तो तनकीद के रिश्ते चला रहे साबिक वज़ीर नवाज शरीफ पर। वो बड़ा मोहतात होके कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि अभी पिछले दिनों 7 कोलिशन में थे। अच्छा। और बहुत मोहतात होके आस्ते आस्ते दूर हो रहे हैं। होता है ना, बच्चे लड़ते हैं तो एक होता है लड़ाई, वो होती है जो जेन्युइन हो रही होती है, जो लड़ते भी हैं और फिर हटते भी हैं। ये तो कल तक तो साथ खेल रहे थे ना। हाँ। और उस बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे थे। उस बच्चे की ट्रेनिंग यही लोग कर रहे थे। तो अब वो ट्रेनिंग तो मुकम्मल हो गई, लेकिन वो अब जब लड़के हटे हैं तो वो भी बड़े मोहतात अंदाज में इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो भी खुल के बात नहीं कर रहे। जो बात अगर आज से पिछले, तो फिर बिलावल साहब शहीदों के वारिस हैं, उनकी वालदा की जमहूरियत के लिए कुर्बानी, फिर उनकी एक लेगेसी है, फिर पाकिस्तान के साबिक फॉरेन मिनिस्टर भी अब वो बन गए, फिर अब नून लीग की क़यादत उनको बच्चा बच्चा कह के पुकार रही है, क्या ये ठीक है? तो फिर कौन सियासत करेगा यहाँ पर? सियासत के लिए देखिए, हमें इस चीज़ के लिए आगे सियासत
करने के लिए कोई अखलाकियात, कोई मयार, हर चीज को सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा एक टेबल पे। सियासतदान को अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान जमशेद दस्ती की आपने वो वीडियो देखी है, पता नहीं सच है बस- क्या बस है, अफसोस ना आगे वो रो रो रहे रहा है बंदा। हैं और वो कितने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। डेफिनेटली, लेकिन इसमें मैं तो अब नेशनल मीडिया पे कहने से कासिर हूँ। ये बड़ी शर्मनाक वाकया है जो भी है, अगर इसमें कोई हकीकत है मुझे नहीं पता, लेकिन बहर के मकसद ये है कि ये जो चीज भी हो रही है ये बाइस शर्म है। मकसद हम सब के लिए बहैसियत कौम। अब जहां तक आपने हमारे अब्दुल समद साहब की बात की कि हाँ। उन्होंने तजिया किया, हाँ। बात तो ये हकीकत है कि इस मुल्क में इस वक्त जो है, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी बेहतरीन की इस वक्त के तनाजुर में देखो, उसने कहा हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम इसीलिए स्क्रीन से गायब हैं कि फिर हमारे गिरेबानों में हाथ होंगे, हमें मफल ज़बरदस्ती पहनाए जाएंगे। हाँ ये तो चल रहा है, ये इससे तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हो ही रहा है ना, ये तो आप देख रहे हैं। ये वो ड्राई लम्हा क्लीन फिक्रिया वाला- नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान में ड्राई क्लीन वाला सिस्टम नया नहीं है, वो ये खुद- बहुत पुराना चला आ रहा है। बताएं यार। ड्राई क्लीन में जिसको भी डाल दिया वो वॉश आउट हो गया। और उसके बाद एमक्यूएम वो- के रजा हारून और एमक्यूएम इधर से भी हो रहा है ना यही सर, सारे- पीपल्स पार्टी पे चले गए ना सारे सर। मामला यही होते हैं, ये सारे मामला ही यही चलते हैं। अच्छा, बात यह है कि देखिए, मैं तो खासतौर पे कराची के हवाले से आपसे थोड़ा सा टाइम लेके मैं इससे मौके से फ़ायदा उठा के कहूँगा कि कराची के लोगों को, कराची के अवाम को अब सोचना चाहिए। कराची में हम कराची ग्रैंड अलायंस बना के कराची की आवाज़ लेके हम आएँ, और मैं अपील करूँगा कि भरपूर तरीके से इसके अंदर जो है ना साथ दे अवाम, क्योंकि कराची क्यों दे? कराची की बुनियादी मसाइल पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। आज तक कोई अवाम सभी में करते जाते हैं, उसके बाद सभी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, कल आप भी मुकर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो बात ही से यही कर रहे हैं ना। अच्छा। हम तो उनको दावत दे रहे हैं कि वो खुद अवाम में, पब्लिक में से निकल के आए ना। मेरा कोई बैकग्राउंड किसी बादशाह सलामत से उससे नहीं मिलता है, कोई जाति उमरा से नहीं मिलता है, ना बनी गाला से मिलता बिलावल है, हाउस से। ना बिलावल हाउस से मिलता है। अच्छा, तो इसलिए चले। वो तो है ही नहीं। हमारा तो एक छोटा सा मकान है, वहां से हम भी निकले। हाँ। और मैं तो दावत देता हूँ हर उन लोगों को जो छोटे इलाकों में रहते हैं, लोअर तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो खुद अपनी क़यादत को लेके आए आगे। मैं आता हूँ, कराची भी बात कर लेते हैं ना, मुकदमा लड़ते हैं कराची का। सर अब्दुल समद याकूब पीटीआई का मौक़िफ़ बता रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि अब तो बस कर जाएं सर? आपको याद होगा हम तनकीद किया करते थे जहांगीर तरीन पर, जिनका जहाज़ सर्विसेज दिया करता था पानी पीटीआई को, और ये मफरल का सिलसिला चल रहा था, और वही उन्होंने तर्जिया कहा कि अब वो सिलसिला हमारे नज़दीक है, तो इसीलिए ये हाथ है। आप ये बताएं कि क्या पीटीआई के कौन से बंदे को हमने या किसी शख्स को मुफलर पहनाया हो? तशद्दुद हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है। मेरी बात सुने, एक जमहूरी तरीका है, हर आदमी का हक है कि वो किसी पार्टी में शामिल होता है। इनके पास जो 18 में ये जो इन्होंने शामिल कराए थे, तो उस वक्त वो ठीक थे, सबको ये मुफलर रोजाना डाल रहे थे और रोज कहते विकेट गिर गई, आज ट्रिपल विकेट, हाँ, एक गेंद पे 4 विकेटें। देखें ना, मैं बताऊं आपको, ये फजूल बातें हैं। मैं समझता हूं आगे बढ़ें, आगे पाकिस्तान का सोचें, वो हरकत ना करें जिस पे आपको मुंह छुपाना पड़े, वो हरकत ना करें। देखें 18 में आप बताएं हमारे कौन सा लीडर था जो पाकिस्तान में जो गिरफ्तार नहीं हुआ? राना सनाउल्लाह पे तो आपने जो ना कत्ल का वो जो सजाए मौत का जो ना गलत, अगर कोई किसी के साथ इस तरह हुआ उस तो पे गलत। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की कि भाई जी मैं अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को जान देनी है। देखें मेरी बात सुनिए, तो हमने उनको कहा ना, अभी मैंने कहा समझ साहब तो उन्होंने कहा इस्तेमाल हो जाते हैं, मैंने कहा आप भी तो हुए होंगे आप वहाँ पे। मैं बताऊं आपको, आज अगर परवेज खटक कोई बात कर रहा है तो मेरा परवेज खटक से मेरी पार्टी का क्या लेना देना? अगर जहांगीर तरीन कोई बात करता है तो मेरा उसके पार्टी से, मैं तो अपनी, देखा हमारी जुमात तो अपनी बात कर रही है, हम तो इस वक्त अपने अवाम से कलेक्शन कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज कर रहे थे, अभी तक हम टिकटॉक के ऊपर जा रहे हैं, हमने अभी जलसे भी नहीं किए हैं, हम अभी अवाम में उस तरीके से गए भी नहीं है, हम तो अपने काम से भी लगे हुए हैं। इस वक्त आप निगरान हुकूमत की सारी चीजें हम पे बोलने जा रहे हैं। साहब की कल परसों की आपने वो सुनी होगी, जो बच्ची ने उनसे सवाल कर दिया, वो सुना होगा गालबन। मैं बताता हूँ, वो स्टूडेंट्स से मिलने गए, वो तो रोज आते हैं स्टूडेंट से मिलने। हाँ, तो एक बच्ची ने बोल दिया कि जब कासिम के अब्बू की गिरफ्तारी का टाइम आया तो अदालतें रात को खुल गई, लेकिन यहाँ जैनब से लेके कोई मजलूम का रेप हो जाए, किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएं, तब ये अदालतें नहीं खुलती। फिर उन्होंने काकड़ साहब ने बड़ा बेहतरीन लेक्चर दिया, और उन्होंने कहा कि कासिम के अब्बा जब इक़्तिदार में थे तो फिर उनको भी किसी की ना अम्मी नज़र आती थी ना कुछ, तो बींग निगरान वज़ीर आज़म
उनको कहना चाहिए था? देखिए मैं बताऊँ आपको, वो निगरान आज़म है, उसके लिए तमाम पार्टियाँ एकसा हैं। अगर किसी का भी किसी तरीके से जुर्म हो तो वो निगरान हुकूमत का काम है उसको पकड़ना और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। एतजाज हसन कह चुके हैं ये निगरान कानून देखिए नवाज शरीफ का नून। आप मुझे ये बताएं कि एतजाज साहब तो अभी बुजुर्ग हो गए, बड़े अच्छे काबिल तरीन वकील थे। अच्छा। और बहुत बड़े मतलब वो एक नामवर वकील रहे हैं पाकिस्तान के, और बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। लेकिन आज उनका अगर देखा जाए तो उनको रिटायरमेंट का वक्त है, वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट है अब लास्ट में, क्योंकि इस्लाम के बारे में जब कराची पे बात कर लें, अब कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कराची में आप लोगों ने क्या क्या डिलीवर किया? आप भी कई बार इक़्तिदार में आए। मैं चाहूंगा कि वो शिकवे कर रहे हैं ना यूसुफ इमाम साहब कि कराची को कोई ऑन नहीं करता, नून लीग ऑन नहीं करती। देखिए कराची में सबसे पहले आप ये बताएं कि हमें तो कोई सूबाई हुकूमत नहीं मिली। 97 में वो भी कोलेक्शन हुकूमत थी हमारी, और उसमें भी आपने ये देखा कि हमने अमन ओमान के ऊपर अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी थी इस कराची के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। इस कराची शहर में ही था बदमनी, अमन हमने कराची में कराया। सुनिएगा, नहीं इनको अमन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं ये अमन से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो सारा बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ चुका था, कराची से लाहौर सारे शिफ्ट हो गए थे, ऐसा ही है। बंगाल शिफ्ट हो गए थे। इनको अमन ओमान से कोई इशू नहीं है। पर्चियां 12 मई इनको नजर नहीं आता। आप कराची पे बात कर रहे हैं, आप जरा सुनिएगा। इस कराची के अमन के लिए नवाज शरीफ साहब ने बड़े काम किए हैं। आप बताएं ना, कराची इंटरनेशनल शहर है, उसके लिए मोटरवे का आप बताएं, K4 का पानी का आप मसला देखें। सबसे बड़ा अगर जहां अमन नहीं होगा, कराची हैदराबाद मोटरवे, ये कराची मोटरवे साइकिल चलती है भाई, बात सुन, गाड़ियां चलती है, ये कौन सा मोटरवे भाई? नहीं आपने मोटरवे देखी नहीं, मोटरवे देखी हमने पंजाब में देखी है, कराची में देखिए वो गदागाड़ियां साइकिल चल रही है। ये सवाल आपसे होता है। यह सवाल आपसे आप कराची वालों से ये सवाल है कि हैदराबाद कराची का मोटरवे क्यों ऐसा है, क्यों नहीं जंगला लगाया गया भाई? आपने आज तक किया सवाल? आप कह रहे हैं ना हम इलेक्शन में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हुकूक की कराची तो पढ़ो कि हुकूक की कराची क्या है। कचरा कुटी बन चुका है कराची। स्ट्रेचिंग देखें, कोई महफूज नहीं है। अब तो आग लग रही है हर जगह, बदअमनी, कभी मॉल में, कभी फर्नीचर में। अब तो आजकल आग का ट्रेंड चल पड़ा है, कभी झुग्गियों में बदअमनी देखें। अच्छा, कोई ला नहीं है। के इलेक्ट्रिक देख लें, आप देखें ना, सुई गैस नहीं है। लेकिन सर आप पे बड़ी तनकीद होती है। आपने माजी में 4-5 सीटें ली हैं सिंध में। जब हम क्या लिया हमने, कहाँ है हमारी हुकूमत, कब बनी है? सर सुन तो ले, 97 सुन तो ले। जब आप सिंध की बात करते हैं तो क्रेडिट पार्टी कहती है आप ना बात करें, आप क्रेडिट ही नहीं है। मोटरवे बताएं ना, साबित करें ना, कराची में एक दफा मोटरवे के नाम पे पैसा कमाया गया। आप हमें मौका दें। ये तो दुनिया मुखालफिन भी, मेरे भाई मुखालफिन भी हमारी सिफत करते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान में अगर मोटरवे दिया है तो नवाज शरीफ ने। आप आगे आप मुझे 2 मिनट दें सर। एग्रीड करते हैं कभी कभी ना फराग दिली का मुजाहरा करके। एग्रीड आपके सामने, आपने सफर नहीं किया कराची टू हैदराबाद? मोटरवे है, सब वहां साइकिलें भी मोटरवे है। आपने हैदराबाद, आपने लाहौर टू मोटरवे किया, बिल्कुल किया। तो उसमें डिफरेंस नजर आया आपको? नहीं बिल्कुल है। तो फिर ये कराची का जनरेटेड रेवेन्यू भाई 65% वो मोटरवे बनता है, और ये मोटरवे की जगह मोटरसाइकिल वे बनता है। अच्छा, आप देखें ना, आप मोटरसाइकिलें किस कोई तस्वुर है पंजाब में लाहौर से पिंडी के उसमें? जगह ही नहीं है। आओगे कैसे? यहाँ लगाइए बाहर 2-2.5 फीट की, कि कुत्ता भी यूं आ जाता है सीधा। हाँ, सारी वो भी दूसरे दिन ही सारी निकल गई। तो यार आपने क्या ड्रामा किया है, क्या पैसे लगाए इसके ऊपर? आप क्रेडिट लेते हैं कि जी हमने मोटरवे बनाया। कराची को दिया गया है, कराची को लॉलीपॉप के अलावा किसी पार्टी ने दिया ही नहीं। आज पीपल्स पार्टी ने कराची को खंडर बना दिया। एमक्यूएम ने कहा कि हम सब कुछ देंगे। एमक्यूएम ने भी जो अपने अखबार में कोई वो उसको तरक्की नहीं करके दी। एमक्यूएम कह रही है हमने बुला के लोगों को नौकरियां दी हैं, चाहे कम्युनिटी पुलिस में हो, वाटर बोर्ड में हो। उन्होंने कहा हमने बुला के नौकरियां दी। एमक्यूएम के टर्न्योर तक की जो नौकरी मिली है ना, उसके बाद क्या कराची के आवाम बच्चे पैदा होने या बंद हो गए? यहाँ के बच्चे, नौजवान बच्चे बड़े नहीं हो रहे। उसके बाद कराची का बच्चा है, कराची का बच्चा तो वो पीपल्स पार्टी में उसको बना दिया एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो कराची का बच्चा है ना, आपकी पार्टी का नहीं है। अब वो मेयर कराची है। मेयर कराची है तो नौकरी की बात हो रही है ना। यहाँ के नौजवानों को नौकरी कौन देगा? कब मिलेगी नौकरी? आप बताएं ना, कोई बात करता है किसी ये मेयर कराची को करनी चाहिए। बात करता है कोई असेंबली में बात होती है इसके लिए? कराची, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कहां गई? आज तक कोई हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बननी थी, कहां गई उसके फंड? क्यों नहीं बनी? कराची में इतनी बड़े कराची शहर में एमक्यूएम के नाम से बन रही थी गालबन। नहीं, ग्रांट हुई थी, गवर्नमेंट से ग्रांट हुई थी। अच्छा, वो सब कहां गए पैसे? कौन ये नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया था कि जी हम बनाएंगे। नवाज शरीफ साहब का भूल गए।
जब जलसा वहां किया था शरह खादीन पे, ये जी हम सर्कुलर रेलवे जो है ना, निजाम ऐसा कर देंगे पूरे कराची का के सर्कुलर रेलवे नजर आएगी। आप कराची मौका देते हैं ना उनको? अब कराची मौका दे, वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर बन गए थे ना, अभी मौका हर दे। बार में वाह खाते रहो, बोले अब की मौका दो, अब की मौका दो, ये थाल हलवे की खाली है, अब की मौका दो, देंगे, पेट खराब हो जाएगा भाई, देंगे आपको, पेट खराब हो जाएगा, जैसे बना देंगे इंशाल्लाह। लाहौर जैसा बना देंगे, वो कह रहा है मौका दे बना दो। देंगे, हर बार लॉलीपॉप दिखा के जी बना देंगे। आज 30 साल अमल ले आए ना, अमल ले आए, एक तो माने क्रेडिट है साहब, नहीं मानेगा, रेंजर फौज ने किया, किसके माथे था, ये किसी एजेंडे पे किसके माथे था? आज जो कुछ हो रहा है मान लेना, लॉ एनफोर्समेंट अभी एजेंसी 1.5 साल में जो कुछ हुआ तो इलेक्शन मान लेना कि इनके माथे था, सब ये कराते रहे, माने कौन जो सा? पाकिस्तान में हाँ 1.5 साल में जो हालत हो रही थी पॉलिटिकल पार्टीज की, हाँ। तो माने कि ये भी हमारा क्रेडिट है। कौन सा? उस वक्त तो कहते हैं जी हम तो कोलिशन हमने गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं, हमने डिफॉल्ट पीडीएम किया पाकिस्तान को, अगर हम नहीं लेते वो डिफॉल्ट हो जाता। आपको पता ही नहीं है इस बात का, अरे आपको पता ही नहीं है। आपका मुल्क जो आपके वो जो चेयरमैन जो जेल में पड़े हुए, उसने तो कहा था वो बन गया सिंगापुर। आप श्रीलंका नहीं, वो तो देखिए, कहा मेरी करते बात थे कि सुनो, साइकिल पे- श्रीलंका बना दिया था। हाँ। आप तो श्रीलंका का मिसाल दे रहे थे, और इस 16 माह में एक कोलिशन ने, पीडीएम ने इसको बचाया। अगर ये ना लेते तो आज आपका मुल्क जो डिफॉल्ट में होता। अमन पे आप अमन हो गया सर, एक इसको किलो तो माने। दूध- एक किलो दूध बोरी पर लाशें बंद हो गई, हड़तालें बंद हो गई। हाँ, आज आप बताएं, आप सेफ हैं कराची में? आप जाते हैं सेफ हैं? आप नवाज शरीफ को मौका दें, ऐसे नवाज शरीफ को कराची मौका- को मौका दें। नवाज शरीफ वो है, स्ट्रीट क्रिमिनल की गालबन आप बात कर रहे हैं, स्ट्रीट वो भी खत्म कर देंगे, वो कह रहे हैं मौका दो दे। हर बारी में यही दिखा के जो उन्होंने देखे भाई, बात मैं है कि ऐड कर देता हूं। और यूसुफ इमाम साहब, नवाज शरीफ की टेनओवर में बोरीबंद लाशें, भत्तों की पर्चियां, तिजारती मराकज बंद होते थे, अब वो खुले हुए अमन है, सुकून है। भाईजान, तो वो ये क्रेडिट दे रहे हैं। ऑपरेशन शुरू हुआ, डीजी रेंजर्स और फौज ने मिलकर फैसला किया। हाँ। इनका कोई क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट अच्छा, लेने के लिए उनको जो दे दो। क्रेडिट ले, उनको दे दो। तो उनको दे रहे हैं ना, उनको दे दो जो ना, क्रेडिट है, उनके लिए- देखो जो हक की बात है वो हक की बात है, क्रेडिट उनको दे दो फौज का क्रेडिट। क्रेडिट है, उसने किया था, उसको रेंजर्स उन्होंने ने किया किया। था। ये तो मैं तो उससे मुखालिफ उससे हूं। पहले क्या मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। परवेज मुशर्रफ 12 उससे मई पहले भी रेंजर थी, रेंजर उससे थी, पहले भी सारी फौज थी। फोर्सेस थी, वो क्यों नहीं करती थी नहीं, तब? क्यों नहीं किया जब उन्होंने? दूसरी उससे हुकूमत पहले आई भी तो ये हुकूमत करके गए थे। किसने हुकूमत की? 8 साल से था वो, क्यों? 8 उससे पहले साल आपकी से हुकूमत परवेज थी? मुशर्रफ- इनकी याददारी की आप 98 में नहीं थे? याद नहीं है हाँ। भाई। आप 98 में नहीं 8 थे? साल हाँ। से 8 साल से परवेज मुशर्रफ था। ये जो बदामनी अरे 8 साल से परवेज मुशर्रफ आपके बाद क्या आया भाई? जब वो परवेज मुशर्रफ। गया उसके बाद उसमें पीपल्स पार्टी के 5 साल हुकूमत रही। उसके बाद जब 13 में हमारे पास आई तो वो फोर्सेस भी थे, वही पुलिस थी, वही उन्हीं से कराया। ये फोर्सेस से कराया जाता है, मेरे से नहीं करा, आपसे कराया जाएगा। उन्हीं जगह उसके लिए एक लीडर होना चाहिए था। इसी उम्मीद और के साथ जिसका मेरा नाम रुख है शाद नवाज आबाद रहे। शरीफ। मुझे साजिद हुसैन गेजाज़ी, मुलाकात नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।